स्मार्टफोन कांच और चिप्स के टुकड़ों में बिखर गया। डर और गुस्से से कांपते हुए मालिक उछलकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया। तू तू बदमाश, मरना चाहता है क्या? वह गरजा। जवाब में लू शेंग बस हल्का सा तन गया और उसकी आभा दम घोंटने वाली लहर की तरह फैल गई। उसकी नजरें तेज और शिकारी जैसी थीं, मानो किसी अनुभवी हत्यारे की हों। दुकानदार की सारी अकड़ पल भर में गायब हो गई। वह डर से हकलाने लगा और उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। कांपते हुए उसने हाथ पीछे खींच लिया। तुम्हें क्या चाहिए? लू शेंग थोड़ा और पास झुका। उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। मैं बस एक साधारण सवाल पूछने आया हूं। क्या यहाँ दवा बनाने का कोई काम करने लायक रिफाइनिंग रूम है? दुकानदार के माथे पर चिंता और उलझन की लकीरें पड़ गईं। और अगर है तो? और अगर नहीं है तो? तुमने तो कहा था कि दवा खरीदने नहीं आए। लू शेंग हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में जरा भी खुशी नहीं थी। अगर है तो मैं एक ऐसा व्यापारिक समझौता करना चाहता हूं जिससे हम दोनों को फायदा हो। मुनाफे की संभावना समझते ही और शायद इस खतरनाक ग्राहक को शांत करने के लिए मालिक तुरंत संभल गया और लू शेंग को पीछे वाले हॉल में बने भारी दरवाजे वाले रिफाइनिंग रूम की तरफ ले गया। जैसे ही लू शेंग ने दरवाजे का हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मालिक आगे आकर रास्ता रोकते हुए जोर से खंखारने लगा, जैसे अपनी खोई हुई धाक वापस पाने की कोशिश कर रहा हो। उसने 3 मोटी उंगलियां उठाईं। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। रुको, शर्तें साफ कर लेते हैं। किराया 500 प्रति घंटा है। चाहे तुम 5 मिनट ही इस्तेमाल करो, गिना पूरा घंटा ही जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकते हो। लू शेंग ने पलक तक नहीं झपकाई। उसने जेब से बैंक कार्ड निकाला और हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा दिया। मुझे कीमत का पूरा अंदाजा है। चलिए शुरू करते हैं। भुगतान पहले ही चाहिए होगा, है ना? लू शेंग ने पूछा। दुकानदार ने फुर्ती से कार्ड झपट लिया और उसका रवैया पल भर में पूरी तरह बदल गया। अब वह बेहिसाब खुश दिखने लगा। थोड़ा झुककर कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, बिल्कुल। अगले 3 घंटों के लिए इसे अपना ही घर समझिए। हाँ हाँ, आइए, अंदर आइए। उसकी चापलूसी को नजरअंदाज करते हुए लू शेंग अंदर गया और जरूरी सुरक्षा उपकरण पहनने लगा। ठीक है, उसने धीरे से कहा, अब काम शुरू करते हैं। यह दवा रिफाइन करने की नाजुक कला में उसका पहला असली प्रयास था। लू शेंग के हाथ में चमकीले पन्ना रंग की जानवर की खाल का एक टुकड़ा था और वह उसकी अनोखी बनावट महसूस कर रहा था। असली संश्लेषण से पहले कच्चे माल की बेहद सावधानी से तैयारी जरूरी थी। उसने प्रक्रिया की शुरुआत स्पॉटेड ग्रीन गेको की कुछ स्केल्स को खास रासायनिक घोल में डुबोकर की और ध्यान से देखने लगा कि प्राचीन जैविक पदार्थ पर तरल कैसे प्रतिक्रिया करता है। उसकी नजरें बीकर पर टिकी थीं। वह घोल की पारदर्शिता में हो रहे हल्के बदलावों को देख रहा था। ध्यान से निरीक्षण करते हुए उसने ठीक वही पल पकड़ा जब स्पॉटेड ग्रीन गेको की स्केल्स में हेटेरोमोर्फिजेशन शुरू हुआ। उसने सर्जन जैसी सटीकता से स्केल्स की बाहरी परतें अलग कीं। यह तकनीक दवा की सामग्री की छिपी जैविक सक्रियता को काफी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। जब शुरुआती प्रतिक्रिया स्थिर हो गई तो उसने उसमें एक न्यूट्रलाइजर मिलाया और सावधानी से घोल को संतुलित किया जब तक दवा की सांद्रता ठीक 35% न हो गई। वह डिजिटल रीडिंग पर नजर रखे रहा ताकि तापमान बिल्कुल स्थिर बना रहे। इसके बाद लू शेंग ने दूसरे कच्चे पदार्थों को तोड़ने की नाजुक प्रक्रिया शुरू की। उसने लैब के लेजर रेडिएशन मॉड्यूल का इस्तेमाल करके मूनस्टोन को संकुचित किया और विकिरण की आवृत्ति को तब तक समायोजित करता रहा जब तक अदृश्य ऊर्जा एक साफ, शुद्ध रोशनी की किरण में बदल नहीं गई।
इस प्रक्रिया में उसे तैयार सामग्री को दो अलग चरणों में बांटना पड़ा, एक गाढ़ा द्रव और एक वाष्पशील तरल। इन सघन सारों को इकट्ठा करने के बाद उसने नियंत्रित कूलिंग प्रक्रिया शुरू की। आखिर में उसने कास्टर बीन की जड़ उठाई और सावधानी से ठीक 30 ग्राम काटे। यह जड़ बेहद सख्त और घनी होती थी, मात्रा में 1 मिलीग्राम की भी गलती पूरी दवा को खराब कर सकती थी, इसलिए इसके लिए जबरदस्त नियंत्रण चाहिए था। मुख्य प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद उसने अंतिम समायोजन का चरण शुरू किया। मिश्रण को टिंडर प्रोजेक्ट के नुस्खे के अनुसार सही औषधीय गुणों से मिलाते हुए उसने सख्त अनुपात और खास रासायनिक प्रतिक्रिया क्रम के अनुसार पदार्थों को मिलाया। कुछ तनाव भरे मिनटों के इंतजार के बाद घोल आखिरकार स्थिर होकर एक चमकदार, शक्तिशाली तरल में बदल गया। स्पिरिट स्ट्रेंथनिंग ब्लड टॉनिक। शीशी को रोशनी के सामने उठाते हुए लू शेंग के अंदर जीत की लहर दौड़ गई। सफलता, उसने धीमे से कहा, उसकी आवाज में संतोष झलक रहा था। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि पहली ही कोशिश में परफेक्ट संश्लेषण हो जाएगा, उसने चमकते हुए मिश्रण को देखते हुए कहा। लेकिन आखिर यह 10,000 साल भविष्य की चरम जानकारी से विकसित टॉनिक है। इसकी जटिलता और ताकत इस युग की किसी भी चीज से कहीं आगे है। लू शेंग ने अपना सुरक्षात्मक मास्क उतार दिया और लैब की साफ हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने शीशी उठाई, एक पल के लिए झिझका, फिर हल्का सा घूंट लेने को तैयार हुआ। सैद्धांतिक सफलता एक बात है, लेकिन यह सच में काम करता है या नहीं, यह तो मेरे शरीर में जाने के बाद ही पता चलेगा। दृढ़ सांस लेते हुए लू शेंग ने शीशी उठाई और एक ही बार में स्पिरिट स्ट्रेंथनिंग ब्लड टॉनिक निगल गया। उसने लयबद्ध घूंटों में पूरी शीशी खाली कर दी। खत्म करने के बाद उसने हाथ के पिछले हिस्से से मुंह पोंछा और उस ताकत के उफान का इंतजार करने लगा जिसकी उम्मीद थी। कुछ भी नहीं, कोई तुरंत एहसास ही नहीं हो रहा, उसने कहा, और उसके मन में थोड़ा शक पैदा होने लगा। इसका तो कोई खास स्वाद भी नहीं है। कहीं यह असफल तो नहीं हो गया। इससे पहले कि वह और जांच कर पाता, घबराया हुआ दुकानदार अंदर भागता हुआ आया। समय नहीं है समझाने का, तुम्हें तुरंत पीछे के दरवाजे से निकलना होगा। असली बॉस, फार्मेसी का मालिक, अचानक वापस आ गया है। दृश्य दुकान के बाहर चला गया, जहां एक चिकनी गाड़ी आकर रुकी थी। एक युवा महिला बाहर उतरी, उसके कदम संतुलित और आत्मविश्वास से भरे थे। सफेद और जेड हरे पेशेवर कपड़ों में वह अधिकार भरे अंदाज में फार्मेसी के अंदर चली गई। वह सीधे पीछे वाली प्रयोग मेज की तरफ गई। उसके हाथ में एक खास कंटेनर था जिसमें टेस्ट ट्यूब और कई दुर्लभ ताजी जड़ी बूटियां थीं। युवती बुरी तरह पसीने से भीगी हुई थी और थकान से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने जल्दी से अपनी एक टेस्ट ट्यूब खोली और उसका घूंट सीधे मुंह में लिया। तुरंत उसका चेहरा कड़वी निराशा से भर गया और उसने शीशी जोर से काउंटर पर पटक दी। अब भी ठीक नहीं, वह झुंझलाकर बोली। अब भी लक्ष्य से चूक रहा है। चाहे मैं कुछ भी बदलूं, नतीजा वही रहता है। दवा की प्रतिक्रिया दक्षता फिर से बहुत कम हो गई है, उसने कांपती आवाज में कहा। इस रफ्तार से यह अपनी असली औषधीय शक्ति दिखा ही नहीं पाएगी। यह बेकार है। ऐसी असफल चीज को कोई पेशेवर टॉनिक नहीं कहेगा। यह तो बस स्वाद वाला पानी भर है। पास ही दीवार पर लगे टीवी से तेज और चुभने वाला विज्ञापन गूंज रहा था। कैमरे के सामने एक बेहद मांसल आदमी आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए अपनी बाहें दिखा रहा था। नए युग के मार्शल आर्टिस्टों, उठ खड़े हो, वह चिल्लाया। क्यों अपनी क्षमताओं की सीमा स्वीकार करते हो? जब महानता बस एक बोतल दूर है, तो क्यों कहो कि तुम्हारी ताकत कम है? अतीत की असफलताओं को हवा में उड़ जाने दो। कल की परछाइयों को दिल में मत बसने दो।
वर्तमान को पकड़ो ताकि भविष्य की शानदार सफलता पा सको। पेश है ड्रैगन एंड टाइगर किडनी टॉनिक, आधुनिक योद्धाओं के लिए अंतिम सप्लीमेंट। क्योंकि तुम सबसे अच्छे के हकदार हो, स्क्रीन पर आदमी ने अंत में कहा। लड़की ने विज्ञापन को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की हल्की चमक आई, लेकिन तुरंत ही गहरे दुख ने उसे बुझा दिया। आधुनिक मार्शल आर्ट्स के तेज विकास के साथ दवा उद्योग को हर दिन बदलना पड़ रहा था, और जो पीछे रह गए वे पूरी तरह कुचल दिए जा रहे थे। हर दिन नई और बेहतर दवाएं बनाई जा रही थीं, और पुरानी फॉर्मूलाओं को बेरहमी से बाजार से हटा दिया जा रहा था। यही निर्दयी प्रतिस्पर्धा थी जिसकी वजह से उसके परिवार की विरासत तेजी से गिरावट में थी। उसकी कार्य मेज पर एक टूटी हुई कांच वाली फ्रेम में पारिवारिक फोटो रखी थी। तस्वीर में मां का हिस्सा लगभग फट चुका था, बस एक सख्त चेहरे वाला पिता और छोटी बेटी दिखाई दे रहे थे। वही लड़की थी ही लिंगसु। उसे सच्चाई पता थी, उसका परिवार इसलिए डूब रहा था क्योंकि वे पुराने और जड़ विचारों से चिपके हुए थे, बेकार परंपराओं को पकड़े हुए, प्रगति करने से इनकार करते हुए। इस समय शेंघे मेडिकल हॉल की धूल भरी अलमारियां सिर्फ सदियों पुराने नुस्खों से भरी थीं, ऐसे फॉर्मूले जो आधुनिक बाजार में कब के अपनी प्रतिस्पर्धा खो चुके थे। इन भारी विचारों में डूबी ही लिंगसु ने घबराहट में अपनी उंगली काटनी शुरू कर दी। यह उसकी पुरानी आदत थी जब वह बेहद दबाव में होती थी। अगर मैं कोई क्रांतिकारी नया नुस्खा खोज या विकसित नहीं कर पाई, तो पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक संपत्ति बस इतिहास बन जाएगी, उसने धीमे से कहा। अपनी ही बेबसी से चिढ़कर वह और जोर से नाखून काटने लगी। शायद मुझे हकीकत स्वीकार करनी होगी। अगर मुझमें खुद नई खोज करने की ताकत नहीं है, तो मेरा एक ही रास्ता है, किसी स्थापित पुराने फार्मासिस्ट के साथ साझेदारी करना। अपना संकल्प मजबूत करते हुए वह बाहर निकलने को मुड़ी। पड़ोसी शहर के मास्टर जोंग ने हाल ही में नई दवा पर रिसर्च में सफलता की घोषणा की है। इस बार मुझे ही परिवार के लिए उसके वितरण अधिकार हासिल करने ही होंगे। हमारे भाग्य का रुख बदलेगा या नहीं, सब इस बातचीत पर निर्भर करता है। जैसे ही वह निकलने लगी, दागदार एप्रन पहने एक युवा आदमी दौड़ता हुआ आया। मिस लिंगसु, क्या आपको पूरे दिन अगले शहर में नहीं होना था? आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गईं? वह युवक मां एफीआई था, थोड़ा बेढंगा सहायक। ही लिंगसु ने उसे अनदेखा कर दिया और ठंडी चुप्पी के साथ आगे बढ़ गई। मां एफीआई उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी चिंता कुछ पल के लिए गुप्त दीवानगी भरी प्रशंसा में बदल गई। वाह, मिस ही लिंगसु आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं, उसने सोचा। उसका दिल धड़क उठा। उनका असाधारण व्यक्तित्व और नाजुक चेहरे, वे हमेशा मेरे दिल की अछूती देवी रहेंगी। वह खुद को एक दुखद कहानी का नायक समझता था, एक ऐसा वफादार सेवक जो बर्बादी के कगार पर खड़े परिवार की सेवा कर रहा हो। उसकी कल्पना में वही एकमात्र व्यक्ति था जो अपनी देवी की रक्षा कर रहा था। मां एफीआई ने सपने देखना शुरू कर दिया कि भविष्य में ही लिंगसु को पूरी तरह उसी पर निर्भर होना पड़ेगा। यह सोच इतनी नशीली थी कि वह सच में लार टपकाने लगा। उसकी आंखें उत्साह से चमकते हुए धुंधली हो गईं। सच्चे प्रेमी हमेशा एक रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, साथ रहने का, वह खुद से बड़बड़ाया। मैं उसकी मदद करूंगा बिजनेस फिर से खड़ा करने में, फिर हम दोनों प्यार में पड़ेंगे और साथ मिलकर समाज की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचेंगे। क्या सभी बेहतरीन नॉवेल्स में ऐसा ही नहीं होता? तभी अचानक एक तेज गुस्से भरी आवाज ने उसकी कल्पना तोड़ दी। मां एफीआई पलक झपकाते हुए हकीकत में लौट आया। मां एफीआई, अभी के अभी इधर आओ, ही लिंगसु चिल्लाई। मिस ही, मैं यहीं हूं। क्या हुआ? ही लिंगसु ने कमरे की तरफ गुस्से से इशारा किया। ये सब क्या है?
मेरी इजाजत के बिना तुमने किसी अजनबी को मेरे निजी मिक्सिंग रूम में आने कैसे दिया? ही लिंगसु ने अपनी दागदार सफेद और हरे रंग की लैब कोट उठाकर दिखाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन माँ एफीआई तो उसके गुस्से में भी खूबसूरती देखकर ही खो गया था और उसकी बातों पर ठीक से ध्यान ही नहीं दे रहा था। हम गुस्से में भी कितनी खूबसूरत लगती है, उसने सोचा। यह देखकर ही लिंगसु और भी भड़क गई। माँ एफीआई, वह चीखी। तभी जाकर उसे होश आया और वह घबराकर हाथ हिलाने लगा। नन्ही लिंगसु, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम मुझ पर भरोसा करो। ही लिंगसु बस झुंझलाकर अपना चेहरा ढक सकती थी। तुम बिल्कुल बेकार हो। रहने दो। कल से यहां आने की जरूरत नहीं। तुम्हारी नौकरी खत्म। माँ एफीआई तुरंत रोने जैसा मुंह बनाकर चिल्लाया। लिंगसु प्लीज, मेरी बात सुनो। मैं बेवकूफ हूं, मानता हूं, लेकिन प्लीज। गुस्से में ही लिंगसु ने अपने खराब हो चुके कपड़े कूड़ेदान में फेंक दिए। हर एक उपकरण को अच्छी तरह साफ और डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। एक्टिवेटर, लेजर कंट्रोलर, सब कुछ। उसने मेज पर पड़े बिखरे उपकरणों के ढेर को देखा और आह भरते हुए खुद ही सफाई शुरू करने के लिए झुक गई। जैसे ही उसने सफाई का कपड़ा उठाया, उसकी नजर एक फेंकी हुई बोतल पर पड़ी। ये हेटेरोमोर्फिज्ड ग्रीन स्केल्स। उसने बोतल उठाई। किसी ने एक्टिवेटर का इस्तेमाल करके ग्रीन स्केल्ड लिजर्ड की एक्टिविटी बढ़ाई है, लेकिन सबसे कीमती एल्कलॉइड्स ही खत्म कर दिए। वह भौहें चढ़ाकर सोचने लगी। इतना बेकार तरीका मैंने कभी नहीं सुना। लगता है किसी नौसिखिए की अजीब सी कोशिश है। सच में ठीक से कॉन्डेंस होने वाली दवा बनाने के लिए गहरा ज्ञान, भारी पूंजी और हजारों असफल प्रयोग चाहिए, और कोई जिसके पास खुद की लैब भी नहीं। शायद उसे लगता होगा कि कुछ अंदाजों से रातों रात अमीर बन जाएगा, उसने सोचा। कांच की सतहें साफ करते हुए उसके होठों पर हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। लेकिन अगर सोचूं तो मैं भी तो यही कर रही हूं, एक नई प्रिस्क्रिप्शन पर सारी उम्मीदें टिकाकर। हम दोनों ही बस किसी भूत का पीछा कर रहे हैं। किसी और की फार्मेसी में चुपके से घुसना, महंगे उपकरणों का इस्तेमाल करना और पीछे गंदगी छोड़ जाना। कमाल है। एक ही दिन में मुझे जितनी परेशानियां मिली हैं, गिन भी नहीं सकती। उसने हाथ बांधकर मेज के नीचे लुढ़की एक टेस्ट ट्यूब की तरफ देखा। ही लिंगसु झुककर उसे उठाने लगी। तभी उसने देखा कि वह हल्की सी टूटी हुई थी। उसके अंदर थोड़ा सा अजीब गुलाबी तरल अभी भी हल्के हल्के बुलबुले बना रहा था। ये खुशबू। ही लिंगसु ने टूटी हुई ट्यूब को आंखों के पास लाकर सूंघा। पिसिस एसेंस स्टोन, फॉसिलाइज्ड स्प्रिंग वुड, ये कैसा संयोजन है? और इतनी जोरदार प्रतिक्रिया भी दे रहा है। ऐसा कोई नुस्खा मैंने किसी किताब में नहीं देखा। क्या यह? कांपते हुए उसने अपनी उंगली का सिरा उस गुलाबी तरल में डुबोया और चखने के लिए जीभ पर लगा लिया। जैसे ही तरल उसकी जीभ को छुआ, उसकी आंखें सदमे से फैल गईं और उसके मुंह से एक तेज अनियंत्रित सांस निकल गई। फार्मेसी के बाहर माँ एफीआई ने पहले ही जैकेट पहन ली थी और बैग कंधे पर डालकर मायूस होकर जाने की तैयारी कर रहा था। उस बदबूदार लड़के ने जो कमरा किराए पर लिया था, लगभग मेरी जान ही ले ली, वह बड़बड़ाया। अगर मुझे पता होता कि लिंगसु इतनी जल्दी वापस आ जाएगी, तो मैं वो छोटी सी रिश्वत कभी नहीं लेता। वह आखिरी बार मुड़कर इमारत को देखने लगा। उसका दिल अनिच्छा से भरा हुआ था। मैं मानने को तैयार नहीं कि हमारी किस्मत यहीं खत्म हो जाती है। भगवान, बस एक बार मेरी देवी को फिर से देखने दो। एक झलक ही काफी होगी। तभी जैसे उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो। ही लिंगसु दुकान से भागती हुई बाहर आई और दूर से उसे हाथ हिलाकर बुलाने लगी।
माँ एफीआई, माँ एफीआई रुक जाओ, कहीं मत जाओ, अभी वापस आओ, रुक जाओ। ही लिंगसु ने बेचैनी और आदेश भरे अंदाज में इशारा किया। माँ एफीआई के लिए उसे देखना ऐसा था जैसे कोई खोया हुआ बच्चा अपनी माँ से फिर मिल गया हो। मिस लिंगसुक, मुझे पता था, मुझे अंदर से पता था कि आपके दिल में मेरे लिए जगह है। माँ एफीआई खुशी से चिल्लाते हुए उछल पड़ा, अपना सामान वहीं गिराकर पागलों की तरह ही लिंगसु की तरफ दौड़ पड़ा। मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके पास रहना ही मेरा हमेशा का ठिकाना है। माँ एफीआई ने नाटकीय अंदाज में कहा, उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी, लेकिन उसका रोमांटिक जोश तुरंत खत्म हो गया। ही लिंगसु ने बिजली की तेजी से हाथ बढ़ाकर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया ताकि दोनों आमने सामने हों। ध्यान से सुनो बेवकूफ, थोड़ी देर पहले मेरे कंपाउंडिंग रूम में कौन था? मुझे उससे अभी के अभी मिलना है। माँ एफीआई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। सुन रहे हो या नहीं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ही लिंगसु ने दांत भींच कर कहा। उसका गुस्सा अब उबलने लगा था। उसने माँ एफीआई को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, जैसे उसके दिमाग से जानकारी झटक कर निकालना चाहती हो। मुझे उस इंसान से मिलना है, समझे? अगर तुम उसे ढूंढकर मेरे पास ले आए तो न सिर्फ तुम्हारी नौकरी बच जाएगी, बल्कि मैं तुम्हें तुरंत डबल सैलरी भी दूंगी। रुको, उसका कांटेक्ट मेरे फोन में है। माँ एफीआई हकलाते हुए बोला और जल्दी जल्दी फोन निकालने लगा। ही लिंगसु ने बिजली की तेजी से फोन छीन लिया और माँ एफीआई को ऐसे धक्का दिया जैसे वह कोई कूड़ा हो। डेटा देखते हुए उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उस दवा की ब्लड बूस्टिंग क्षमता बाजार में 1 लाख युआन से कम कीमत वाले किसी भी सप्लीमेंट से कम 10 गुना ज्यादा थी। और साथ ही उसमें अद्भुत साइड इफेक्ट्स भी थे, त्वचा को गोरा करना और मांसपेशियों की क्षमता को तेजी से बढ़ाना। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स साधारण और सस्ते जड़ी बूटियां थीं, जिनकी कुल कीमत 5,000 युआन से भी कम थी। यह सच में फार्मास्यूटिकल साइंस की दुनिया में एक बड़ा ब्रेकथ्रू था। आखिरकार मैं उसे ढूंढ ही लूंगी, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। यही ही परिवार का चमत्कार है। यही हमारा सब कुछ वापस पाने का मौका है। ही लिंगसु ने फोन कान से लगाया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी समय लू शेंग गहरी साधना में डूबा हुआ था और अचानक उसके मेरिडियंस में एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू महसूस हुआ। स्टेलर बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक सच में अपनी दंतकथाओं जैसी प्रतिष्ठा पर खरी उतर रही थी। यह 10,000 साल भविष्य की 11th ग्रेड तकनीक थी। जिस रफ्तार से यह इंसानी सीमाओं को तोड़ रही थी, वह सच में पागलपन जैसा था, आज के मार्शल आर्ट्स के मानकों से बिल्कुल परे। अगर यही गति रही तो क्या सच में मेरे शरीर के अंदर एक असली स्टार बन जाएगा? लू शेंग ने सोचा, जब उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा घूमती हुई महसूस हुई। उसे समझ आया कि नेचुरल ब्रीदिंग तकनीक तो मानो जादू है, एक सुपर पावर जो परफेक्ट कैटलिस्ट का काम करती है। इसके टेम्परिंग असर के बिना बॉडी रिफाइनमेंट इतना गहरा असर कभी नहीं देता। उसकी वाइटैलिटी और इनर क्यूआई जबरदस्त तरीके से बढ़ चुके थे, और जो मसल एनहांसिंग टॉनिक उसने बनाया था वह उसके शरीर पर कमाल का असर दिखा रहा था। उस दिन वह सिर्फ 12 शीशियां ही बना पाया था। उसकी वर्तमान मेटाबॉलिज्म और शरीर की जरूरतों को देखते हुए उसे इस विस्फोटक विकास को बनाए रखने के लिए रोज कम से कम 2 बोतलें पीनी होंगी। 6 दिनों में मुझे इस रेसिपी की ताकत को फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा, उसने सोचा। तभी उसका फोन मेज पर वाइब्रेट हुआ। लू शेंग ने उठाकर शांत स्वर में कहा,
होलो, दूसरी तरफ से आवाज आई, नमस्कार ग्रांड मास्टर। अचानक परेशान करने के लिए माफ कीजिए। मेरा नाम ही लिंगसु है और मैं शेंघे मेडिकल हॉल की डायरेक्टर हूँ। मैंने आपकी छोड़ी हुई दवा का खुद परीक्षण किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह पूरी इंडस्ट्री को बदल देगी। मैं साझेदारी का प्रस्ताव देने के लिए कॉल कर रही हूँ। शेंघे मेडिकल हॉल इसे प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। फोन के दूसरी तरफ लू शेंग ने शांत और पेशेवर लहजे में जवाब दिया, हाँ, ठीक लगता है। इस पर बात की जा सकती है। 1 हफ्ते बाद मिलते हैं, लू शेंग ने शांत स्वर में कहा। कि लिंगसु वहीं जम गई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। 1 हफ्ता? क्या हम अभी नहीं मिल सकते? हेलो ग्रांड मास्टर, लाइन कट चुकी थी। 1 हफ्ता? नहीं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। उत्साह और बेचैनी के मिश्रण में उसने फिर से मां एफईआई का कॉलर पकड़ लिया। अभी से तुम्हारा एक ही काम है, 6 दिनों के अंदर उस ग्रांड मास्टर को ढूंढना। चलो, जितने दिन तुम बचाओगे, हर दिन के लिए मैं तुम्हें 10,000 युवा बोनस दूंगी। समझे? मां एफईआई की आंखें चमक उठीं। सच में बॉस? आपको अपना वादा निभाना होगा। लेकिन लगता है आपको एक जरूरी बात गलत समझ में आई है। जो आदमी कंपाउंडिंग रूम किराए पर लेकर गया था, वह तो बस एक किशोर था। बिल्कुल हाई स्कूल स्टूडेंट जैसा दिखता था। क्या आप पक्का कह रही हैं कि वही एल्केमी ग्रांड मास्टर है? ही लिंगसु वहीं खड़ी रह गई, उसका मुंह लगभग खुला रह गया। एक छात्र, एक साधारण हाई स्कूल का लड़का इतना टॉनिक बना सकता है? आखिर वह है क्या? मैं किस तरह के राक्षस से टकरा गई हूं? अपने ध्यान के सपनों वाली दुनिया में एक ज़ॉम्बी लू शेंग पर झपटा, लेकिन तुरंत ही उसे एक घातक अपरकट मिला। उस वार की ताकत से उसका सिर उड़कर अलग हो गया और वह वहीं मर गया। गिरते हुए शव के पीछे से एक और प्राणी उभरा, जिसने अपने मरे हुए साथी का सिर पकड़ रखा था और उसके सड़े हुए शरीर से बैंगनी जहरीले धुएं का बादल उठने लगा। लू शेंग तुरंत लड़ाई की मुद्रा में आ गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने उस विशाल दैत्य पर नजर टिकाई। हुआ, आ जाओ। आज का मेरा मुख्य लक्ष्य तुम ही हो। ज़ॉम्बी गुर्राया और उसका असली रूप सामने आ गया, पहाड़ जैसा विशाल मांसल राक्षस। उसका एक पूरा हाथ गायब था और एक फटा पुराना चोगा उसके सड़े लेकिन शक्तिशाली शरीर पर लहरा रहा था। उस प्राणी ने अपने हाथ में पकड़े बदकिस्मत ज़ॉम्बी की खोपड़ी को आसानी से कुचल दिया और कचरे की तरह फेंक दिया। लू शेंग ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। क्या मेरे जैसे लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट के लिए तुम्हें एक लेवल 4 ताकतवर को हराना संभव है? लेकिन लू शेंग के हमला करने से पहले ही दैत्य की मुट्ठी उसकी तरफ बिजली की तरह आई। सौभाग्य से उसने हवा के दबाव में बदलाव महसूस कर लिया और दोनों हाथ क्रॉस करके वार रोक लिया। फिर भी उस वार की जबरदस्त ताकत ने लू शेंग को सपनों की दुनिया में दूर तक पीछे फेंक दिया। वह राक्षस को घूरता रहा, उसके चेहरे से पसीना गोलियों की तरह गिर रहा था। यह बहुत ताकतवर है, लू शेंग ने दांत भींचकर कहा। इसकी कच्ची शारीरिक ताकत मेरी मौजूदा क्षमता से दोगुनी से भी ज्यादा है। ज़ॉम्बी ने उसे जरा भी मौका नहीं दिया और तुरंत हमला करते हुए आगे बढ़ा। लेकिन लू शेंग उससे एक कदम आगे था। वह तेजी से घूमकर उसके पीछे पहुंच गया और एक जोरदार किक मारी जिससे दैत्य जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस एक हाथ के सहारे उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी लू शेंग पहले से ही उसके पीछे था और उसका पैर हथौड़े की तरह गिरा, सीधे उसके सिर को जमीन में दबा दिया। निष्क्रिय पड़े शव के ऊपर खड़ा लू शेंग भारी सांस ले रहा था, उसके फेफड़े जल रहे थे। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया,
और उसके बचे हुए यादों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन ज़ॉम्बीज़ का शिकार करके इन्हें खत्म करना जरूरी है ताकि शहर सुरक्षित रहे। ये सिर्फ लेवल बढ़ाने के लिए राक्षस नहीं हैं, ये पूरी मानवता के अंत के संकेत हैं। ये अमर आत्माओं की परछाइयां हैं, लू शेंग बुदबुदाया। वह सीधा खड़ा हुआ, अपने सीने पर हाथ रखा और हल्का सा झुककर सम्मान जताया। यादों की धारा को एब्जॉर्ब करने के बाद उसने लंबी सांस ली। कमाल, जब वह जिंदा था तब लेवल 5 पावर हाउस था। कोई हैरानी नहीं कि उसका वार इतना भारी था। अगर उसने अपनी रणनीतिक समझ नहीं खोई होती और सिर्फ इंस्टिंक्ट पर न आ गया होता तो मैं उसे कभी नहीं हरा पाता। आंखें बंद करके लू शेंग ने अपनी प्रगति पर विचार किया। 1 हफ्ते से मैं स्टेलर बॉडी रिफाइनमेंट, नेचुरल ब्रीदिंग और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन का अभ्यास कर रहा हूँ। स्पिरिट इलिक्सर और इन लड़ाई की यादों के साथ मिलकर मेरी क्यूआई और ब्लड तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर मैं स्टेलर बॉडी रिफाइनमेंट की छिपी ऊर्जा के प्रवाह को अपनी सांस के साथ पूरी तरह सिंक्रनाइज कर पाऊं तो शायद मैं अपनी सामान्य ताकत से 10 या शायद 100 गुना ज्यादा शक्ति निकाल सकूं। तभी अंधेरे से ज़ॉम्बीज़ का एक और झुंड निकल आया और भूखेपन में उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लू शेंग मुस्कुराया, नई तकनीक को परखने का शानदार मौका था। उसने इस चाल को एक नाम देने का फैसला किया। इसे कहूंगा स्टेलर फोर्स अनलीश्ड। अगली सुबह लू शेंग ब्लड एंड क्यूआई टेस्टिंग सेंटर पहुंचा। गुड मॉर्निंग, उसने फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला को कहा। ऊपर देखते ही रिसेप्शनिस्ट ने उसे पहचान लिया। अरे लू शेंग, वह मुस्कुराई। मैं थोड़ी देर के लिए टेस्टिंग मशीन इस्तेमाल करना चाहता हूं। क्या कोई प्राइवेट रूम खाली है? रिसेप्शनिस्ट हंस पड़ी। फिर आ गए? तुम्हारे फाइनल एग्जाम तो करीब ही है ना। वैसे ब्लड एंड क्यूआई इतनी जल्दी बढ़ते नहीं हैं। लू शेंग ने बुरा नहीं माना, बल्कि हंसते हुए सिर के पीछे हाथ खुजलाया। हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हैं। बस जिज्ञासा है कि थोड़ा सा भी बढ़ा है या नहीं। अंदर ही अंदर उसे थोड़ा संकोच हो रहा था। वह इस महीने 12 बार यहाँ आ चुका था। ज्यादातर लोग कुछ महीनों में एक बार आते थे। यहाँ तक कि स्कूल भी महीने में एक ही बार टेस्ट करवाते थे। उसका शर्मीला चेहरा देखकर रिसेप्शनिस्ट ने चिढ़ाना बंद कर दिया। रूम 206 खाली है। जाओ और गुड लक। धन्यवाद, लू शेंग खुश होकर बोला। टेस्टिंग रूम में जाकर वह विशाल ब्लड एंड क्यूआई मापने वाली मशीन के सामने खड़ा हुआ और हल्की उम्मीद भरी सांस ली। अगर मेरी ताकत इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही होती तो मैं बार बार चेक करने नहीं आता। उसने अपनी हथेली टेस्टिंग गोले पर रखी। कुछ ही पल बाद स्क्रीन जल उठी और परिणाम दिखा, 1.56। यह देखकर लू शेंग चौंक गया। इतनी तेजी से बढ़ गया। मैं तो पहले ही लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट के बेसलाइन से आगे निकल गया, उसने उत्साह से सोचा। सोचने पर यह नतीजा पूरी तरह तर्कसंगत था। उसके पास भविष्य की सबसे उन्नत मार्शल तकनीकें थीं और साथ ही शक्तिशाली औषधीय टॉनिक का सहारा भी। अगर उसकी वृद्धि इतनी तेज न होती तो वह ज्यादा अजीब बात होती। दृढ़ नजर के साथ उसने आस्तीन ऊपर चढ़ाई और अगली जांच के लिए तैयार हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्बैट पावर कैसी है। वह भारी टेस्ट डमी के सामने गया और पूरी ताकत से एक विस्फोटक मुक्का मारा। जब उसकी मुट्ठी के घर्षण से उठा धुआं धीरे धीरे छंटा तो डिजिटल स्क्रीन पर जो संख्या चमकी उसने उसे चौंका दिया। 3137, एक अविश्वसनीय परिणाम जो उसकी रैंक के मानक से दोगुने से भी ज्यादा था। शायद उस मुक्के में सिंक्रोनाइजेशन हो गया था, उसने सोचा, लेकिन तुरंत ही इस विचार को खारिज कर दिया। नहीं, अगर ऐसा है तो मेरी असली अधिकतम कॉम्बैट पावर तो और भी अनिश्चित है।
मुझे इसे और टेस्ट करना होगा। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर निकला, जहां रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए खड़ी थी। सब खत्म? लगता है तुम नतीजों से काफी खुश हो। लू शेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, बहुत खुश हूँ, रिसेप्शनिस्ट ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। मेहनत जारी रखना। यह सुनकर लू शेंग ने विनम्रता से हल्का सा सिर झुकाया। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। उसके जाते हुए रिसेप्शनिस्ट उसे देखती रही और धीरे से बुदबुदाई, कितना शांत और आत्मविश्वासी है। और उसकी मुस्कान भी सच में बहुत आकर्षक है। अरे, किसके बारे में इतनी दिलचस्पी से बात हो रही है? लॉबी के दूसरी तरफ से किसी ने छेड़ते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने ऊपर देखा और नी चंग को पहचान लिया, जो नी होंगचुअन मार्शल आर्ट्स स्कूल के हेडमास्टर की बेटी थी। उसके साथ उसका छोटा जूनियर ब्रदर भी था। चमकीले नारंगी गुलाबी बाल और स्टाइलिश क्रॉप टॉप पहने नी चंग मुस्कुराते हुए पास आई। मैं अपने छोटे भाई को मेडिसिनल सोक के लिए लाई थी, और इधर तुम दरवाजे पर ही किसी हैंडसम लड़के को देख रही हो। वह चेकअप के लिए आया था क्या? रिसेप्शनिस्ट घबराकर हाथ हिलाने लगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वह बस एक लोकल हाई स्कूल का छात्र था, लेकिन मानना पड़ेगा वह काफी कूल था। नीचंग के पीछे खड़ा छोटा लड़का तिरस्कार से बोला, हुम्फ। हैंडसम होने से क्या होता है? क्या उससे ताकत मिलती है? इस समाज में सिर्फ मार्शल आर्ट्स की ताकत की कीमत है। उसके कपड़े देखकर लगता है वह किसी साधारण परिवार से होगा। इस दुनिया में बार बार अपने आंकड़े जांचने से कुछ नहीं बदलता। कुछ चीजें मेहनत से भी नहीं बदलती। नीचंग ने यह बातें सुनी और हल्का सा भौहें चढ़ाकर समाज की कठोर सच्चाई के बारे में सोचने लगी। मार्शल रास्ते पर चलते हुए गरीब होना बहुत बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि संसाधन ही साधना की नींव थे। अमीर परिवारों के बच्चे बचपन से ही महंगे टॉनिक और दुर्लभ औषधीय सूप पीते हुए बड़े होते थे, इसलिए उनकी क्यूआई और ब्लड पहले से ही आम लोगों से बहुत आगे होते थे। बाद में उच्च तकनीक और विशेषज्ञ प्रशिक्षण मिलने पर उनके और बाकी लोगों के बीच का अंतर और बढ़ जाता था, इसलिए उन्हें जीनियस कहा जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। अचानक उसने मुड़कर अपने छोटे जूनियर ब्रदर के सिर पर हल्की लेकिन तेज चपत लगाई। उसकी आवाज सख्त थी। अपना घमंड बंद करो और खुद की तुलना साधारण लोगों से मत करो। तुम्हें उन्हें नीचा दिखाने का कोई अधिकार नहीं। लड़का दर्द से चिल्लाया और सिर सहलाने लगा, जबकि नी चंग बोलती रही। क्योंकि तुम्हें इतने अच्छे संसाधन मिले हैं, तुम्हें दूसरों से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। थोड़ी सी उपलब्धि पर इतना घमंडी होना शर्म की बात है, जब वह लगभग तुम्हें दी ही गई है। डांट और मार दोनों से शर्मिंदा होकर लड़के ने सिर झुका लिया। वाह, सॉरी सीनियर सिस्टर, मेरा वो मतलब नहीं था। अचानक लड़के की आंखों में शरारती जिज्ञासा चमक उठी। वह नी चंग की तरफ मुड़ा और विनती भरे स्वर में बोला, सीनियर सिस्टर नी चंग, बस एक बार। मैं उस लड़के के चेकअप का रिजल्ट देखना चाहता हूँ। बस एक झलक। नी चंग हैरान होकर बोली, हैं? क्यों? जब उसने देखा कि उसकी सीनियर सिस्टर समझ नहीं रही, तो उसने जल्दी से समझाया, उसकी उम्र मुझसे बस कुछ साल बड़ी लगती है, पक्का हाई स्कूल स्टूडेंट होगा। मुझे एक बेंचमार्क चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी इतनी कड़ी ट्रेनिंग और महंगे सप्लीमेंट्स का असर उसके मुकाबले कितना हुआ है। नीचंग अभी भी हिचकिचा रही थी, तो उसने उसका हाथ पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया और बच्चों की तरह मिन्नत करने लगा। अगर नहीं देखा तो मैं पूरे दिन बेचैन रहूंगा। प्लीज, बस एक बार। नीचंग ने आखिरकार आह भरकर मान लिया। ठीक है, ठीक है। लेकिन याद रखना, वह बस एक साधारण इंसान है।
अगर उसका रिजल्ट कम निकले तो उसे देखकर अपना अहंकार मत बढ़ाना। यह सुनकर लड़का खुशी से हंस पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। यह सब सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत टर्मिनल से डिजिटल रिजल्ट शीट निकाल ली। आज सिर्फ वही एक व्यक्ति था जो अकेले चेकअप के लिए आया था, इसलिए उसका डेटा लॉग्स के सबसे ऊपर है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और टैबलेट आगे बढ़ा दिया। सीनियर सिस्टर नी चंग ने डिवाइस लिया और प्रशासनिक जानकारी देखने लगी। यह लू शेंग सच में एक लोकल हाई स्कूल स्टूडेंट ही था, जैसा उन्होंने सोचा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे असली नंबरों पर गई, उसका संतुलन टूट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और सांस अटक गई। वह स्क्रीन को घूरती रह गई, पूरी तरह अविश्वास में। ये सही नहीं हो सकता, वह हकलाकर बोली। तीनों वहीं जमे खड़े रह गए, उनके मुंह खुले रह गए जैसे किसी मजाकिया लेकिन गहरे सदमे में हो। पहले से घमंडी छोटा जूनियर ब्रदर तो जैसे पैरों की ताकत ही खो बैठा। वह चमकते नंबरों को घूरता रह गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, और जब आखिरकार उसकी आवाज निकली तो वह कांप रही थी। ये मशीन खराब है ना? इतने नंबर सही नहीं हो सकते, वह घबराकर चिल्लाया। रिसेप्शनिस्ट खुद भी हैरान थी, लेकिन उसने सिर हिलाकर शांत लेकिन साफ जवाब दिया। नामुमकिन। इस मशीन की कल ही पूरी रिकैलिब्रेशन और मेंटेनेंस हुई है। यह बिल्कुल सही काम कर रही है। नी चंग धीरे से फुसफुसाई, उसकी नजर अभी भी स्क्रीन पर लिखे लू शेंग नाम पर टिकी थी। तो इसका मतलब यह रिजल्ट सच है। एक पूरी तरह असामान्य घटना, नी चंग बुदबुदाई, उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था। वह अचानक रिसेप्शनिस्ट की तरफ मुड़ी, उसकी आवाज में जल्दी थी। लिटिल लिंग, रिकॉर्ड फिर से चेक करो। क्या उसके घर का पता है? फोन नंबर? उससे सीधे संपर्क करने का कोई तरीका? रिसेप्शनिस्ट नी चंग के अचानक बदले लहजे से थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने पेशेवर अंदाज बनाए रखा। वह अकादमी या एसोसिएशन का रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है, उसने धीरे से कहा। क्योंकि उसने सिर्फ एक बार का वॉक इन सेशन लिया था, इसलिए उसने कोई व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करवाई। लेकिन वह अक्सर हमारे होंगचुअन मार्शल आर्ट्स स्कूल में आता दिखता है, तो शायद आसपास ही रहता होगा। नी चंग ने एक पल भी नहीं गवाया और तुरंत नेतृत्व संभाल लिया। अभी प्रशासनिक स्टाफ से संपर्क करो। विजिटर लॉग्स को आसपास के स्टूडेंट डेटाबेस से मिलाओ। हमें उसे जितनी जल्दी हो सके ढूंढना होगा। यह अब प्राथमिकता है। रिसेप्शनिस्ट ने गंभीरता से सिर हिलाया और तुरंत कॉल करने लगी। नी चंग वहीं खड़ी रही, रिजल्ट शीट को ऐसे पकड़े जैसे कोई पवित्र वस्तु हो, और धीरे धीरे बुदबुदाई, लू शेंग। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। वह चाहे जो भी हो, वही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। उसकी नजर सख्त हो गई, बिल्कुल शिकारी जैसी। जैसे किसी ने आखिरकार वह खजाना देख लिया हो जिसकी तलाश मार्शल आर्ट्स स्कूल सालों से कर रहा था। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में लू शेंग टैक्सी से उतर रहा था। टैक्सी ड्राइवर को यह विनम्र लड़का इतना पसंद आ गया था कि उसने तो अपनी बेटी से उसकी मुलाकात कराने का वादा तक कर दिया। ड्राइवर की अचानक शादी कराने वाली उत्सुकता से लू शेंग थोड़ा घबरा गया। वह बस मजबूर मुस्कान दे सका और सोचने लगा कि मना कैसे करे, जबकि उसकी गर्दन पर ठंडा पसीना आने लगा। हाँ जरूर, मैं ध्यान रखूंगा, उसने हकलाते हुए कहा। आखिरकार टैक्सी ट्रैफिक में गायब हो गई तो लू शेंग ने राहत की लंबी सांस ली। वह ड्राइवर तो जरूरत से ज्यादा उत्साही था। अगर मुझे पता होता कि बात शादी तक पहुंच जाएगी तो मैं सच बता देता कि मैं मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन में लेवल 2 असेसमेंट देने जा रहा हूं। वह खुद ही हंस पड़ा।
लेकिन अगर कोई हाई स्कूल का लड़का ड्राइवर से कहे कि वह लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट बनने जा रहा है तो शायद वह मुझे पागल समझकर एम्बुलेंस बुला देता। कम से कम वह पूरी यात्रा में मुझे अपनी बेटी से मिलाने की कोशिश तो नहीं करता। जैसे ही वह एसोसिएशन बिल्डिंग के बड़े दरवाजे के पास पहुंचा, भारी दरवाजे खुल गए और लाल ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहने एक युवक रोते हुए बाहर निकला। यह मुमकिन नहीं, यह सपना है, वह युवक दर्द से चिल्लाया। घर पर अपने उपकरण से मेरी कॉम्बैट पावर साफ 150 से ऊपर थी। यहां आधिकारिक मशीन इतनी कम क्यों दिखा रही है? यह कैसे हो सकता है? लॉबी में खड़े लोग उसे दया और समझ के मिश्रण से देख रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, यह नेशनल मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन का उपकरण है। यह बाजार में मिलने वाली मशीनों से कहीं ज्यादा सटीक और सख्त है। यह गलती की कोई जगह नहीं। यह सुनकर लू शेंग के मन में हल्की खुशी आई। ज्यादा सटीक, परफेक्ट, उसने सोचा। यही तो चाहिए मुझे अपनी असली ताकत समझने के लिए। वह भीड़-भाड़ वाली ऊंची छत वाली लॉबी में दाखिल हुआ, भीड़ के बीच से निकलकर सीधे रिसेप्शन काउंटर तक पहुंचा। हेलो, उसने शांत और विनम्र आवाज में कहा। क्या आप मुझे आधिकारिक मार्शल आर्टिस्ट रैंक असेसमेंट के लिए जगह बता सकती हैं? मैं रजिस्टर करना चाहता हूं। रिसेप्शनिस्ट डिजिटल काम में इतनी व्यस्त थी कि उसने सिर उठाकर भी नहीं देखा। मशीन जैसी तेजी से उसने एक होलोग्राफिक फॉर्म और निर्देशों का सेट काउंटर पर सरका दिया। पहले यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भरें। फीस जमा करने के बाद सीधे 5वीं मंजिल के रूम 523 में जाएं। वहीं से असेसमेंट शुरू होगा। लू शेंग ने शांत हाथों से जानकारी भरी, फीस जमा की और संकेतों का पालन करते हुए लंबी गलियों से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया। आखिरकार वह तय कमरे तक पहुंच गया। उम्मीद थी कि प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने वेटिंग एरिया का दरवाजा खोला, उसका मन थोड़ा गिर गया। कमरा पूरी तरह भरा हुआ था, जैसे किसी चींटी के बिल को छेड़ दिया गया हो। लाइन तो बहुत लंबी है, उसने धीरे से कहा और हल्की झुंझलाहट से सांस छोड़ी। उसने घड़ी देखी और अपनी ट्रेनिंग का ख्याल आया। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं यहां खड़ा रहूं। अब क्या करूं? वह सोच ही रहा था कि पास खड़े 2 लोगों की धीमी बातें उसके कान में पड़ी। अरे, उसे देखो, वह लड़की कितनी खूबसूरत है। क्या वह भी असेसमेंट देने आई है? दूसरे आदमी ने आंखें फैलाकर सिर हिलाया। हाँ, देख रहा हूं। इतनी खूबसूरत लड़की अगर यहां अकेली आई है तो उसकी मार्शल ताकत भी जरूर जबरदस्त होगी। सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं है। इतनी खूबसूरत और इतनी ताकतवर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। जैसे भगवान ने उसके लिए हर दरवाजा खोल दिया हो। लू शेंग ने जिज्ञासा से उनकी नजरों का पीछा किया। उसने देखा कि लाइन में कुछ जगह आगे एक छोटी कद की शांत लड़की खड़ी थी। उसने कमरे में इधर-उधर देखा। अधिकतर लोग बीसियों के बीच के अनुभवी लग रहे थे। मुझे लगा था कि इस कमरे में मैं सबसे छोटा हूं, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन वह तो मुझसे भी छोटी लगती है। दिलचस्प। तभी अचानक प्रवेश द्वार के भारी दरवाजे जोर से खुल गए। एक लंबा और दबाव भरी आभा वाला आदमी अंदर आया और बिना लाइन की परवाह किए सीधे आगे बढ़ने लगा। माफ कीजिए, रास्ता दीजिए, उसने भारी आवाज में कहा। वह कई लोगों को हटाता हुआ लाइन के सबसे आगे पहुंच गया, जहां एक युवा जोड़ा खड़ा था। लड़का खुशी से चमक रहा था। आज का दिन खास है। आज से मैं आधिकारिक तौर पर मार्शल आर्ट्स की राह पर कदम रखूंगा। हमारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा। लड़की मुस्कुराकर बोली, तुम कर लोगे। तुमने बहुत मेहनत की है।
माफ कीजिए, उस लंबे आदमी ने पूरा हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ एक उंगली से लड़के को धक्का देकर हटाया। फिर सीधे उनकी जगह खड़ा हो गया। कृपया हट जाइए, आप मेरे रास्ते में हैं। लड़का स्तब्ध रह गया। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन उस आदमी का शरीर पहाड़ जैसा ठोस था। उसकी ताकत का दबाव इतना था कि लगता था वह दोनों से मिलकर भी ज्यादा शक्तिशाली है। आखिरकार उसने हार मान ली। ठीक है, आप पहले कर लीजिए। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड इतनी आसानी से डरने वाली नहीं थी। अरे, तुम समझते क्या हो खुद को, वह आगे बढ़कर बोली। लाइन है यहां, हम सबसे आगे थे। पीछे जाओ जैसे बाकी सब। थोड़ी शिष्टता भी है या नहीं, वह गुस्से में बोली। लेकिन लंबा आदमी उसे अनदेखा करता रहा और अपना फॉर्म जमा कर दिया। लड़की गुस्से में बोलती रही, सिर्फ बड़े होने से नियम तोड़ने का हक नहीं मिल जाता। तभी लाइन के बीच से किसी ने धीरे से कहा, चुप रहो। वह नियम तोड़ सकता है क्योंकि वह सीएओ योंग है। मैंने उसके रजिस्ट्रेशन पर झलक देखी, वह लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट असेसमेंट देने आया है। लड़की का बॉयफ्रेंड तो जैसे वहीं बेहोश होने वाला था। उसका चेहरा राख जैसा हो गया। लेवल 3? वह तो ऐसी दुनिया थी जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पास खड़ी बैंगनी कपड़े वाली लड़की भी यह सुनकर हैरान हो गई। कमरा फुसफुसाहट से भर गया। वाह! बेहे सिटी में कुल मिलाकर शायद दर्जन भर ही लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट्स हैं। उनमें से एक को सामने देखना ही बड़ी बात है। लू शेंग शांत नजरों से यह सब देख रहा था। इस मार्शल दुनिया में असली मुद्रा सिर्फ ताकत है, उसने सोचा। ताकतवर को सिर्फ सम्मान नहीं मिलता, सुविधाएं भी मिलती हैं। सीएओ योंग, असेसमेंट शुरू करते हैं, परीक्षक ने कहा। पहला चरण क्यूआई और ब्लड का माप। परीक्षक सीधे काम पर लग गया। लड़की अभी भी शर्म और गुस्से में बुदबुदाई, हम्फ। तो क्या हुआ अगर लेवल 3 है? सिर्फ आवेदन करने से पास नहीं हो जाता। इतना घमंड किस बात का? उसका बॉयफ्रेंड उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर परिणाम आया, उसका मन टूट गया। वह भूत देखने जैसा लग रहा था। स्क्रीन पर चमकता नंबर था 10.7। यह उस रैंक की न्यूनतम सीमा से कहीं ज्यादा था। भीड़ फिर से फुसफुसाने लगी। मैंने कभी 10 से ऊपर क्यूआई और ब्लड का स्तर नहीं देखा, यहां तक कि अनुभवी परीक्षक भी प्रभावित दिख रहा था। अब सब लोग अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए, परीक्षक की आवाज हॉल में गूंजी। दूसरा चरण कॉम्बैट पावर असेसमेंट। सीएओ योंग भारी कदमों से आगे बढ़ा। उसने एक जोरदार दहाड़ के साथ सेंसर पर मुक्का मारा। उस वार से ऐसी हवा चली कि कई लोग जमीन पर गिर पड़े। सिर्फ यान युआन और शांत खड़ा लू शेंग अपनी जगह पर अडिग रहे। परीक्षक की आंखें फैल गईं जब उसने स्क्रीन देखी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने माथे का पसीना पोंछा। परीक्षा समाप्त। आधिकारिक कॉम्बैट पावर 10,831। परीक्षक तुरंत प्रशंसा करने लगा। कमाल है सीएओ योंग, बधाई हो। इस क्षण से आप बेहे सिटी के आधिकारिक लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट हैं। आपको हर महीने 30,000 युआन का मार्शल आर्ट्स सब्सिडी मिलेगा। सीएओ योंग शांत खड़ा रहा। बाकी लोग जमीन से उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लू शेंग और यान युआन बिल्कुल शांत खड़े थे। यान युआन हैरानी से सोच रही थी, क्यूआई और ब्लड 10 से ऊपर और कॉम्बैट पावर 10,000 से ज्यादा। यही लेवल 3 की असली ताकत है। उस एक वार से कोई भी लेवल 1 खत्म हो जाता।
लू शेंग मन ही मन बोला, पूरी तरह विनाशक मशीन। तो लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट की ताकत का पैमाना यही है, लू शेंग ने धीरे से कहा। वह शांत खड़ा रहा और अपनी गणनाओं से तुलना करने लगा। यांग युआन ने उसकी बात सुन ली और चौंक गई। यह ऐसे बोल रहा है जैसे कोई शो का विश्लेषण कर रहा हो, उसने सोचा। जैसे कोई दिग्गज को देखकर भी प्रभावित नहीं हुआ। खुद मुश्किल से खड़ा रह पाया होगा, फिर भी ऐसे बात कर रहा है। लू शेंग भीड़ से निकलकर परीक्षक के पास गया। अब मेरी बारी है। क्या मैं असेसमेंट शुरू कर सकता हूं? उसने शांत आवाज में कहा। अब प्रायोरिटी क्यू में कोई नहीं है, तो मैं जल्दी खत्म करके जाना चाहता हूं। परीक्षक ने किशोर को देखा और मन में सम्मान महसूस किया। इसने इतनी भयानक ताकत देखी और फिर भी शांत है, उसने सोचा। बुरा नहीं, उसने गला साफ किया। ठीक है। अगला, लू शेंग। गहरी सांस लो और शरीर ढीला रखो। लेकिन जैसे ही लू शेंग की हथेली सेंसर पर लगी, मशीन ने तेज आवाज की। स्क्रीन चमक उठी। नंबर था 15.6। पूरा कमरा सन्न रह गया। यांग युआन की आंखें फैल गईं। यह आखिर है क्या? क्या यह इंसान भी है? उसने सोचा। यहां तक कि सीईओ योंग भी चुप हो गया। लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट और सिर्फ 18 साल का, परीक्षक बुदबुदाया। मैंने कभी किसी हाई स्कूल छात्र में इतनी ताकत नहीं देखी, उसने सम्मान से कहा। अब अगला चरण कॉम्बैट पावर टेस्ट। आप कई बार कोशिश कर सकते हैं।